Hello, students of class 6. Today we are going to understand the new chapter 5, a lesson in humility. तो humility का मतलब क्या होता है? humility का मतलब होता है विनम्रता. जब हम हर किसी से नम्रता से बात करते हैं तो उसको हम humility बोलते हैं. तो humility से हमें क्या lesson मिलता है वो हम इसमें सीखेंगे. लेट्स बिगिन. लुक एट द टू फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़. इन दोनों ट्रीज़ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इनमें कुछ चेंजेस देखेंगे. फर्स्ट ट्री है ट्री ऑफ प्राइड एंड सेकंड ट्री है ट्री ऑफ ह्यूमिलिटी. ट्री ऑफ प्राइड मतलब इसमें घमंड भरा हुआ है और सेकंड वाले ट्री में विनम्रता है. तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्रूट सेल्फिशनेस, इनका इस ट्री का जो थॉट है वो है कि वो सेल्फिशनेस है, मतलब उसके अंदर सेल्फिशनेस है. आई एम मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स. वो सोचता है कि मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. और ये सोचकर उनका एक्शन क्या होता है? आई डू नॉट शेयर विथ अदर्स. वो किसी दूसरों के साथ में अपने फ्रूट्स शेयर नहीं करता. यहीं पर अगर हम दूसरे ट्री की बात करें तो वो अनसेल्फिशनेस है, मतलब कि उसके अंदर अनसेल्फिशनेस है, निस्वार्थ है. तो उसका थॉट क्या है? वी आर ऑल इम्पॉर्टेंट. हम सभी इम्पॉर्टेंट हैं. और उसका एक्शन क्या है? आई शेयर विथ अदर्स. वो अपने फ्रूट दूसरों के साथ में शेयर करता है. तो इन दोनों ट्रीज़ में भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कौन सा वाला ट्री अच्छा है? तो हम बोलेंगे कि विनम्रता वाला ट्री ऑफ ह्यूमिलिटी इज़ बेटर दैन ट्री ऑफ प्राइड. Discuss with your partner. Imagine that one day you receive a lot of money and become very wealthy and powerful. Would you allow pride to come into your life? तो हमें इमेजिन करना है कि एक दिन आपको कभी बहुत सारे पैसे मिल गए और आप बहुत पावरफुल हो गए. तो क्या आप अपने अंदर घमंड को आने दोगे? What kind of person would you like to be? A proud person or a humble person? आप किस तरीके का इंसान बनना पसंद करोगे? एक घमंडी इंसान या एक हम्बल पर्सन, विनम्र इंसान? विच कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स फ्रॉम अबाउ वुड यू लाइक इन योर फ्रेंड? अपने फ्रेंड में आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स अच्छे लगेंगे इन दोनों में से? तो ऑफकोर्स ह्यूमिलिटी वाले. तो पहले हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को समझ लेते हैं. ड्रॉट हिट. ड्रॉट हिट मतलब कि बहुत टाइम से अगर कहीं पे रेनफॉल नहीं होती है, किसी ज़मीन पर अगर बारिश नहीं होती है, पानी कम आता है, तो उसको हम ड्रॉट हिट बोलते हैं. एक्जॉटिक मतलब स्ट्राइकिंगली कलरफुल और अनयूजुअल, मतलब कि जो नॉर्मल नहीं और कलरफुल है बहुत ज़्यादा. एक्सपीरियंस्ड मतलब फेल्ट, मतलब कि जो हम फील करते हैं उसको ही एक्सपीरियंस बोल सकते हैं. The author here uses small descriptions of things we see around us all the time: trees, flowers, birds, and the breeze. This makes us feel that we are also traveling with her to the Sahyadri Hills. यहाँ पर ऑथर छोटे छोटे तरीके की डिस्क्रिप्शंस हमें देती हैं, जैसे कि जो ट्रीज़ हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसी हवाएं हैं, ताकि हमें ऐसी फीलिंग आए कि हम भी उनके साथ ही सह्याद्री हिल्स पे ट्रैवल कर रहे हैं. Children in the school were using straws and leaves to learn. Do you think this kind of learning would be exciting? स्कूल के बच्चे स्ट्रॉस और लीव्स को लेकर सीख रहे थे. तो क्या आपको लगता है कि इस टाइप की लर्निंग एक्साइटिंग हो सकती है? Shutters. Shutters मतलब a pair of hinged panels inside or outside of a window that can be closed for security reasons or to keep out the light or rain. तो जो हम विंडोज़ पे हमारी जो खिड़कियाँ होती है ओपन, उनके ऊपर जो दरवाजे या जो स्लाइड्स लगाते हैं, पैनल्स लगाते हैं, उन्हीं को शटर्स बोलते हैं, ताकि सिक्योरिटी रीज़न से या फिर ताकि हवा या पानी अंदर ना आ सके उस वजह से. एनकरेजिंग मतलब गिविंग सपोर्ट और होप, किसी को सपोर्ट देना या आशा देना. कम्युनिकेट मतलब कि बात करना या अपनी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करना. कंपलसरी मतलब कि ज़रूरी होती है अगर कोई चीज़ तो उसको कंपलसरी बोला जाता है. एजुकेशन इज़ अ की टू ब्राइटर फ्यूचर. तो ये एक कॉट है जो कि आपको याद रखना है कि हमारा फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन एक चाबी है. कम्यूटिंग मतलब रेगुलरली ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम होम. हम अगर घर से रोज़ किसी डिस्टेंस पर आते जाते रहते हैं तो उसको हम कम्यूटिंग बोलते हैं. एक्वायरिंग मतलब अ क्वालिटी ऑफ डेवलपिंग. तो हमारे अंदर अगर किसी चीज़ को लाने की, किसी चीज़ को इनहेरिट करने की जो क्वालिटी होती है उसको हम एक्वायरिंग बोलते हैं.
Compare the description of the village during the rainy season with the description of the village during the winter season. Note the differences. जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कंपेयर करना है कि विलेज की कंडीशन बारिश के सीज़न में कैसी थी और विलेज की कंडीशन विंटर की सीज़न में कैसी थी. हेजिटेटेड मतलब होता है पॉज्ड और हेल्ड बैक इन सर्टेनिटी. जब हम किसी चीज़ में हड़बड़ाने लगते हैं तो उसको हेजिटेशन बोलते हैं. एम्बैरेस्ड मतलब अशेम, मतलब जब कोई शर्मिंदा होता है तो हम उसको एम्बैरेस्ड बोलते हैं. परसुएशन मतलब यूजिंग रीजनिंग टू मेक समवन डू और बिलीव समथिंग. किसी को अपने लिए विश्वास दिलाने के लिए रीजंस का यूज़ करना, उसको हम परसुएशन बोलते हैं. कोएक्सिंग मतलब जेंटली परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग. जेंटली किसी को मनाना कि वो हमारे काम कर दे तो उसको कोएक्सिंग बोलते हैं. मिशन मतलब अ स्ट्रांगली फेल्ड एम. किसी का जो एम होता है, जो गोल होता है, उसको ही हम मिशन बोलते हैं. डिक्लाइन मतलब रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर देना, उसको हम डिक्लाइन बोलते हैं. ग्रेवली मतलब होता है सीरियसली. सीरियसली मतलब कि कोई मजाक में किसी बात को नहीं ले रहा है, सीरियस वे में ले रहा है. रेसिपिएंट मतलब जिन लोगों को कुछ मिल रहा है, तो जिनको भी कुछ मिल रहा है वो बन गए रेसिपिएंट्स. अकम्प्लिश मतलब किसी चीज़ को हासिल कर लेना, कंप्लीटेड समथिंग सक्सेसफुली. Charitable trusts are organizations that do voluntary work in many fields like education, healthcare and building of infrastructure. तो चैरिटेबल ट्रस्ट वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एजुकेशन, हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में बहुत सारा काम करती हैं. मैनी बिग कंपनीज रन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स थ्रू देयर ट्रस्ट. और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी अपने ट्रस्ट पे स्कूल्स और हॉस्पिटल चलाती हैं. प्रिंसिपल्ड फिलोसॉफी मतलब बेस्ड ऑन बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. तो सही और गलत की बेस्ड के ऊपर बेस्ड अगर कोई इंसान मान रहा है, या फिर एन एटीट्यूड दैट गाइड्स अ पर्सन बिहेवियर. एक इंसान का बिहेवियर सही है या गलत है, वो गाइड करने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल्ड फिलोसॉफी. So, before reading this chapter, let's understand something about the author. The author of this chapter is Sudha Murthy. Sudha Murthy was born on 19 August 1950. She is an Indian philanthropist and writer in Kannada in English. तो इंडियन philanthropist है और कन्नड़ की राइटर हैं जो कि इंग्लिश में लिखती हैं. कन्नड़ और इंग्लिश दोनों में ही लिखती हैं. फिलान्थ्रोपिस्ट कौन? जो समाज सेवी होते हैं उन्हीं को फिलान्थ्रोपिस्ट बोलते हैं. तो वो एक इंडियन समाज सेवी हैं और कन्नड़ और इंग्लिश की राइटर भी हैं. शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन एंड अ मेंबर ऑफ गेट्स फाउंडेशन. वो इन्फोसिस फाउंडेशन और गेट्स की चेयरपर्सन है और गेट्स फाउंडेशन की मेंबर है. सुधा मूर्ति हैज़ हेल्प टू प्रोवाइड ऑल कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़. सुधा मूर्ति ने कर्नाटका गवर्नमेंट को के स्कूल्स को कंप्यूटर और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं. शी हैज़ फाउंडेड मैनी ऑर्फनेजेस. और उन्होंने बहुत सारे अनाथालय भी खोले हैं. रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लिटरेचर ऑफ सुधा मूर्ति. Read this story about a lesson in humility that the author Sudha Murthy learns from an old tribal man from a densely forested region in Karnataka. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि सुधा मूर्ति ह्यूमिलिटी का एक लेसन पाती है, मतलब विनम्रता का एक लेसन पाती है, और एक ओल्ड ट्राइबल मैन से क्या सीखती हैं. ट्राइबल मैन कौन होते हैं? जो कि जंगलों में जिस टाइप के इंसान रहते हैं, तो उन इंसानों को, उन कास्ट की पीपल को ट्राइबल मैन बोलते हैं. तो एक बूढ़े ट्राइबल मैन से वो कुछ सीखती हैं जो कि कर्नाटका के एक बहुत घने फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई लव ट्रैवलिंग, be it a tiny village, a drought-hit area, a deserted mountain top, a dense forest, or even a mountain in Egypt or China. I enjoy going to different places. तो यहाँ पे सुधा मूर्ति अपने बारे में बता रही हैं कि उन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. चाहे वो एक छोटा सा विलेज हो, कोई सूखा ड्रॉट हिट एरिया हो, कोई डिज़र्टेड माउंटेन का टॉप हो, चाहे वो कोई घना जंगल हो, या फिर वो कोई इजिप्ट और चाइना का मॉन्यूमेंट हो.
आई एन्जॉय गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, उन्हें दूसरी प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता है। On one occasion, I went to the Sahyadri Hills, a densely forested region in Karnataka. एक ओकेशन पे वो सह्याद्री हिल्स में गई थी जो कि कर्नाटका का एक घना जंगल का रीजन है, जंगल का एरिया है। इट हैड बिन ड्रिजलिंग द होल डे, पूरे दिन वहाँ पर बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। द माइल्ड स्मेल ऑफ एक्जॉटिक ट्रीज, श्रब्स एंड फ्लावर्स, तो कलरफुल ट्रीज़ की जो स्मेल आ रही थी बारिश के टाइम पे, वहाँ की श्रब्स की और वहाँ के फ्लावर्स की, एंड द चिर्पिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, और अलग अलग तरीके के बर्ड्स की आवाज़ें। द जेंटल विसल ऑफ अनपॉल्यूटेड ब्रीज, वहाँ की अनपॉल्यूटेड जो हवाएं थी उनकी एक जेंटल आवाज़। दीज आर द जॉयज़ दैट कैन नेवर बी एक्सपीरियंसड इन एनी टाउन और सिटी, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस था उनका जो वो किसी और गाँव और सिटी में एक्सपीरियंस उन्होंने कभी नहीं किया था। I was there to visit a tribal village school deep in forest area. तो वो वहाँ पर गई थी एक विलेज स्कूल को विज़िट करने जो कि ट्राइबल विलेज स्कूल था फॉरेस्ट एरिया में। द चैरिटेबल ट्रस्ट विथ विच आई एम कनेक्टेड वॉन्टेड टू हेल्प इम्प्रूव द स्कूल, जिस चैरिटेबल ट्रस्ट से सुधा मूर्ति कनेक्टेड हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल को इम्प्रूव करना चाहता था। थंडास एज द लोकल ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स आर कॉल्ड, तो ट्राइबल्स के एक ग्रुप को बोलते हैं थांडास। तो थांडास आर डिलाइटफुल, वो खुश थे। नॉर्मली देयर इज़ अ हेडमैन इन इच थांडा नोन एज थंडप्पा, तो हर थांडा का, हर ग्रुप का एक हेडमैन होता था जिसको थंडप्पा बोलते थे वो लोग। ही इज़ द सीनियर मोस्ट मैन ऑफ द ट्राइब एंड इज़ कंसिडर्ड द सुप्रीम पावर, वो उन ट्राइब का सबसे सीनियर मोस्ट इंसान होता था, मतलब सबसे बड़ा इंसान एज में, और उनको ही सुप्रीम पावर दिया जाता था, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास होता था। ही प्रैक्टिसेस द कस्टम्स टॉट टू हिम इन हिज चाइल्डहुड एंड एवरीवन फॉलोज हिम, उनके बचपन में जो उन्हें बातें सिखाई थी वो बातें वो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी तक उन्हें फॉलो कर रहे हैं, और हर कोई उनकी जो भी चीज़ें वो प्रैक्टिस करते हैं उसको फॉलो करता है। देयर वॉज अ डाउनपोर व्हेन आई रीच द विलेज, जब वो विलेज पहुंची तो वहाँ पर एक बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। द स्कूल वॉज एन ओल्ड थैच्ड बिल्डिंग प्रॉबेबली बिल्ड बाय द ट्राइबल्स देमसेल्व्स, तो स्कूल भी एक ओल्ड थैच्ड बिल्डिंग थी, मतलब कि कच्ची बिल्डिंग थी बनी हुई, और ट्राइबल्स ने ही बनाई हो ऐसा लग रहा था। इट वॉज अ प्राइमरी स्कूल, आई कुड सी फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड while others were busy under a shed-like shelter doing something with leaves and straws. वो एक प्राइमरी स्कूल था और सुधा चंद्रन देख सकती थी कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे और कुछ बच्चे शेल्टर में कुछ लीव्स और स्ट्रॉस के साथ में कुछ सीख रहे थे। I walked in, found a small room with 2 chairs, 2 tables and a blackboard with a pot of water beside it. वो अंदर गई और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर 2 चेयर्स हैं, 2 टेबल्स हैं और एक ब्लैक बोर्ड है, और उसके पास में एक वाटर का पॉट पड़ा हुआ है। देयर वर नो इलेक्ट्रिक लाइट्स और फैंस, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स और फैंस नहीं थी। इंस्टीड अ स्मॉल ओपनिंग विदाउट शटर्स सर्व्ड एज अ विंडो, और वहाँ पे एक छोटी सी जगह थी विदाउट शटर्स, तो हम जो विंडोज़ में खिड़की में जो हम दरवाजे लगाते हैं उसके बिना एक छोटी सी ओपनिंग थी जिसको हम खिड़की बोल सकते हैं। दिस वॉज द ओनली सोर्स ऑफ वेंटिलेशन इन द रूम, यानी कि रूम के अंदर प्रकाश आने का, यानी कि लाइट को आने का सिर्फ एक वही सोर्स था। इट अपियर टू बी द ऑफिस रूम बट देयर वॉज नो वन देयर, वो ऑफिस रूम जैसा लग रहा था पर वहाँ पर अंदर कोई नहीं था। आई डिड नॉट फाइंड एनी स्टाफ अराउंड, और उसके आसपास कोई स्टाफ भी नज़र नहीं आ रहा था। While I was looking for someone, an elderly man walked up to me and asked what I wanted. जब मैं किसी को ढूंढ रहा था वहाँ पर कि कोई मिल जाए, तभी एक बूढ़ा इंसान वहाँ पर आया, एक बड़े इंसान वहाँ पर आए। उन्होंने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, सुधा मूर्ति को क्या चाहिए। While I introduced myself and told him that I come to see what help we could provide the school. उन्होंने अपने आप को, सुधा मूर्ति ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि वो वहाँ किस लिए आई हैं, ताकि वो स्कूल को कुछ दे सकें।
His response, however, didn't seem very encouraging. और उस इंसान का जो रिस्पॉन्स था, जो उन्होंने रिप्लाई किया था, वो इतना encouraging नहीं लग रहा था। मतलब कि सुधा मूर्ति को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश हैं या उन्हें कुछ समझ में भी आया। I thought I might be able to communicate better if I first put him at ease. और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट उनसे कर पाती अगर शायद मैंने उनसे उनके बारे में पहले कुछ पूछा होता। सो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम अबाउट हिज लाइफ। और इसीलिए सुधा मूर्ति ने उनकी लाइफ के बारे में पहले उनसे पूछा। इट टर्न्ड आउट दैट ही वॉज द लिव इन वॉचमैन कम पियून ऑफ द स्कूल। और बाद में उन्हें पता चला कि वो इस स्कूल के वॉचमैन कम पियून हैं। मतलब कि वो वॉचमैन भी हैं और स्कूल के पियून का काम भी करते हैं। ही वुड डबल एज अ टूर गाइड समटाइम्स। और कभी कभी वो टूर गाइड भी बन जाते हैं। मतलब कि कर्नाटका में उस फॉरेस्ट में अगर कोई घूमने आया होता है तो उनके टूर गाइड भी बन जाते हैं, जो कि अलग अलग रास्तों के बारे में विजिटर्स को बताते हैं। बट ही वॉज नॉट पेड एम्प्लॉय ऑफ एदर द स्कूल और द गवर्नमेंट। तो वो उनको सैलरी नहीं मिलती थी स्कूल से, ना स्कूल से और ना गवर्नमेंट से। हिज ग्रैंडसन वॉज स्टडिंग इन द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज विच द ओल्ड मैन रेंडर्ड। तो वो ओल्ड मैन वहाँ पे काम क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पोते उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके रिटर्न में वो सर्विसेज दे रहे थे स्कूल को। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन लिविंग देयर? तो सुधा मूर्ति ने पूछा कि वो कितने टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं। फॉर मैनी ईयर्स ही रिप्लाइड सिंपली। उन्होंने रिप्लाई किया सिंपली कि बहुत सालों से। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द स्कूल। और स्कूल के ही कोर्टयार्ड में वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। बाय नाउ हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स मी वॉज स्लाइटली मोर इनकरेजिंग। और अब उनको लग रहा था सुधा मूर्ति को कि वो उनसे बात करने में थोड़े से कंफर्टेबल हैं। सो आई जेंटली टर्न द कन्वर्सेशन टू द अफेयर्स ऑफ द स्कूल। तो जेंटली सुधा मूर्ति ने स्कूल के बारे में बात करना चालू किया। ही सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट रन द स्कूल, देयर आर 2 टीचर्स, अराउंड 50 स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम फार एंड नियर। तो वहाँ पर उन्होंने बताया, पियून ने, कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल को चलाती है और वहाँ पर 2 टीचर्स हैं जो कि 50 स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स वो दूर से और पास से आते हैं। देयर वॉज नो कंपल्सरी यूनिफॉर्म। उनका कोई कंपल्सरी यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों का कि उन्हें यूनिफॉर्म ही पहन के आना है। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंडेड द स्कूल। सुधा मूर्ति जितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे थे तो उससे इम्प्रेस थी। मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट 50 बच्चे भी इस रीजन में, इस एरिया में पढ़ना चाह रहे हैं। After all, their parents are unschooled themselves and the living conditions were harsh, yet there was a willingness to educate their children. तो उन बच्चों के पेरेंट्स शायद अनस्कूल्ड हैं, स्कूल नहीं गए हुए हैं, और वहाँ की लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की चाह है, विलिंगनेस है। वेयर आर द डिफ़िकल्टीज़ यू फेस इन रनिंग दिस स्कूल? तो यहाँ पर सुधा मूर्ति उन पियून से पूछती हैं कि स्कूल को चलाने में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। द ओल्ड मैन डिडेंट से मच बाय द वे ऑफ रिप्लाई। ही जस्ट टुक मी टू अ कॉटेज नियर बाय, इंट्रोड्यूस्ड मी टू द थंडाप्पा हु सीम टू बी मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज हैप्पी टू सी मी। तो ओल्ड मैन ने कुछ बोला नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन वो पास ही की एक कुटिया में उन्हें लेकर गए और उन्होंने थंडप्पा से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि 90 साल से भी ऊपर लग रहे थे एज में, और वो उन्हें देखकर बहुत खुश थे। आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। और सुधा मूर्ति ने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस इन रनिंग द स्कूल? स्कूल को चलाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? कम्यूटिंग टू स्कूल वॉज डिफ़िकल्ट ड्यूरिंग द रेन्स। बारिश में स्कूल में रोज़ आना जाना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। ही सेड बिसाइड्स द स्कूल क्लॉथ्स वुड नॉट ड्राई इन द रेनी सीजन। और इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए बरसात की सीज़न में जो कपड़े हैं वो भी सूखते नहीं हैं। इन द सिंपलेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अ फेमिलियर वन टू। तो ये उनकी मेन प्रॉब्लम थी जो जायज़ भी लग रही थी। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ माई वर्क आई हैव लिसन टू मैनी सच प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैनी सच पीपल। मेरे इतने काम के टाइम में मैंने लोगों से बहुत सारे इस तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में सुना है।
आफ्टर एक्वायरिंग अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल एंड देयर लाइव्स आई डिपार्टेड। और उन लोगों के बारे में अच्छे से जानने के बाद और उनकी लाइफ के बारे में जानने के बाद वो वहाँ से चली गई। आई डिपार्टेड नॉट फॉरगेटिंग टू थैंक देम फॉर द कॉपरेशन। और वो ये नहीं भूली थी कि उन्होंने कितना साथ दिया था, कितने अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें बताया था। आई डिसाइडेड टू रिटर्न विद अम्ब्रेलाज एंड क्लॉथ्स फॉर द चिल्ड्रन। तो सुधा मूर्ति ने वहाँ पे डिसाइड किया कि वो रिटर्न आएंगी यहाँ पर और बच्चों के लिए जब रिटर्न आएंगी तो अम्ब्रेलाज और क्लॉथ्स लेकर आएंगी। व्हेन आई वेंट अगेन इट वाज विंटर। और जब मैं फिर से गई वहाँ पर तो ठंड का टाइम था। द रेन्स वर ओवर। बारिश ओवर ख़त्म हो चुकी थी। नाउ द सीन वॉज ट्रांसफॉर्म। और अब वहाँ की कंडीशन बिल्कुल चेंज थी। इट वॉज पैराडाइज। देर वॉज नो मर्ड, नो फ्रॉग्स क्रोकिंग। वो शांति का समय था, वहाँ पे कीचड़ भी नहीं था और फ्रॉग्स यानी कि मेंढक चिल्ला भी नहीं रहे थे। बर्ड्स वर कूइंग। बर्ड्स मतलब अपनी आवाज़ कर रही थी, कू। द स्काई वॉज क्लियर। आसमान साफ था। मैनी रेयर फ्लावर्स हैड ब्लूम। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स खिल चुके थे, फूल खिल चुके थे। आई मेट द सेम थंडप्पा। और फिर वही वो थंडप्पा से मिली। ही रिकग्नाइज्ड मी एंड ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल। उन्होंने उन्हें पहचान लिया और एक स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट किया, वेलकम किया। हिज आई सीम टू वेलकम मी वार्मली। उनकी आंखों से देख के लग रहा था कि वो उनका स्वागत कर रहे हैं। प्लीज़ accept these things which I have brought for children here. Last time I didn't know what to give them. प्लीज़ इन चीज़ों को आप स्वीकार कीजिए जो मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। और लास्ट टाइम मुझे पता नहीं था कि मुझे उन्हें क्या देना चाहिए। आई सेड हैंडलिंग ओवर अ बिग बैग टू हिम। एक बड़ा सा बैग सुधा मूर्ति ने उन्हें देते हुए कहा। द थंडप्पा हेजिटेटेड। आई वंडर्ड वेदर ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड। वो थोड़े से हिचकिचाते हुए उन्होंने वो लिया, लेकिन सुधा मूर्ति को ऐसा लग रहा था कि वो एम्बेरस्ड हैं, शर्मिंदा हैं। आई टोल्ड हिम यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी गिफ्ट फ्रॉम मी। फिर सुधा मूर्ति ने उन्हें समझाया कि आपने मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा है। आई ब्रॉट दिस माई सेल्फ। ये सब मैं अपने खुद के लिए लेकर आई हूँ, खुद की मर्ज़ी से लेकर आई हूँ। इट विल हेल्प द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द रेन्स। बरसात के टाइम में ये बच्चों को काम में आएगा। प्लीज़ गेट द क्लॉथ स्टिच अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। प्लीज़ बच्चों की साइज़ चेक करके क्लॉथ्स उन्हें स्टिच करवा कर दे दीजिए। ही वॉकड इन टू हिज हर्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड। वो अपनी झोपड़ी में गए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। What do you want to learn? I asked some children who were standing nearby. पास में ही कुछ बच्चे खड़े हुए थे। उनसे सुधा मूर्ति ने पूछा कि आप क्या सीखना चाहते हो। No one answered. किसी ने कुछ आंसर नहीं किया। After a lot of persuasion, a few youngsters came closer. मतलब बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उन्हें अपने ऊपर बिलीफ दिलवाने के बाद कुछ यंगस्टर्स, कुछ छोटे बच्चे पास में आए। बट दे वर स्टिल टू शाई टू टॉक। वो अभी भी बहुत शर्मा रहे थे बात करने में। आई वेंट ऑन कोएक्सिंग दैम एंड अल्टीमेटली वन ऑफ देम सेड। और फिर भी उन्होंने बहुत उनको मनाया और फिर एक बच्चे ने कहा, वी हैव हर्ड अबाउट कंप्यूटर्स बट वी हैव नॉट सीन दैम। हमने कंप्यूटर्स के बारे में सुना है लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं है। एक्सेप्ट ऑन टीवी वी वांट टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स। हमने सिर्फ टीवी में कंप्यूटर को देखा है और हम कंप्यूटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं। डू यू हैव एनी बुक अबाउट कंप्यूटर्स दैट इज़ रिटन इन कन्नड़? क्या आपके पास कोई बुक है जो कन्नड़ में लिखी हुई है और कंप्यूटर्स के बारे में हो? Having been brought up in a teacher's family and being a teacher myself, I was delighted to hear that these children had to say. तो वो टीचर्स की फैमिली में बड़ी हुई हैं और ख़ुद भी एक टीचर हैं, तो उन्हें ये सुनकर खुशी हुई कि ये बच्चे जो कह रहे थे। Their ideas were surprisingly fresh and modern despite the fact that they belonged to such a backward region. उनके आइडियाज़ बहुत फ्रेश लग रहे थे और मॉडर्न लग रहे थे, इस फैक्ट के बावजूद कि वो एक बहुत बैकवर्ड रीजन में रहते थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। बैकवर्ड रीजन मतलब पिछड़ा हुआ एरिया। I told them that I would look for such books in Bangalore. They seemed pleased and I was extremely happy. और फिर सुधा मूर्ति ने उन्हें कहा कि मैं बैंगलोर में ऐसी कुछ बुक्स ढूंढूंगी और उसके बाद में वो खुश हो गए बच्चे और बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। बाय दैट टाइम थंडप्पा हैड रिटर्न फ्रॉम हिज इनसाइड हिज हट। और उस टाइम पर थंडप्पा रिटर्न हो गए अपनी झोपड़ी में जो वो गए थे वहाँ से वापस आए। ही हेल्ड अ बॉटल ऑफ रेड लिक्विड इन हिज हैंड्स। उनके हाथ में एक रेड लिक्विड की बॉटल थी। अम्मा ही सेड प्रेजेंटिंग द बॉटल टू मी। वो बॉटल उन्हें देने के बाद
कर्नाटका साइड में, साउथ साइड में जो फीमेल्स होती हैं उनको अम्मा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, अम्मा, प्रेजेंटिंग द बॉटल टू मी, वी डू नॉट नो वॉट यू लाइक एंड वॉट यू ड्रिंक एट होम। हमें नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और आप घर पे क्या लेना पसंद करती हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ड्रिंक दैट वी प्रिपेयर ड्यूरिंग समर इन दिस फॉरेस्ट एरिया। ये बहुत स्पेशल ड्रिंक है जो कि हम गर्मियों में बनाते हैं हमारे फॉरेस्ट एरिया में। वी एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम अ वाइल्ड रेड फ्रूट एंड स्टोर इट। हम यहाँ के एक फ्रूट में से, वाइल्ड रेड फ्रूट में से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं। इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 रेनी सीजन्स। ये 2 बरसाती सीजन्स तक चल सकता है। नथिंग इज़ एडेड टू द जूस। इस जूस में और कुछ मिलाया नहीं हुआ है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एंड सम ऑफ दिस जूस टू अ कप ऑफ वाटर एंड स्टीर इट बिफोर ड्रिंकिंग। तो आप पानी में थोड़ा सा ये जूस मिलाएं और पीने से पहले थोड़ा सा इसको मिला लें, हिला लें। आई वॉज एम्बेरस्ड, हाउ कुड आई एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम दिस पुअर पीपल। मुझे शर्मिंदा महसूस हो रहा था सुधा मूर्ति को, और वो पुअर पीपल से गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। दे दैमसेल्व्स डिड नॉट सीम टू हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। उन्हें खुद के लिए ही कुछ खाने पीने के लिए बहुत कम मिलता है। मोरोवर आई हैड गॉन ऑन अ मिशन टू गिव नॉट टू टेक। और इसके अलावा वो देने के लिए मिशन पर गई हुई थी, ना ही कि कुछ लेने के लिए। आई थॉट इट ओवर एंड पोलाइटली डिक्लाइन द गिफ्ट। और बहुत सोचने के बाद उन्होंने गिफ्ट लेने से मना कर दिया। द थंडप्पा देन सेड ग्रेवली। उन्होंने ग्रेवली कहा, अम्मा, देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट एदर। अगर आप हमारा गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो हम भी आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और एंसेस्टर्स हैव लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशन्स। हमारे पूर्वज कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से इन फॉरेस्ट में रह रहे हैं। एंड दे हैव टॉट अस देयर वेज। उन्होंने अपने तरीके हमें सिखाए हैं। व्हेन यू वांट टू गिव अस समथिंग, अगर आप हमें कुछ देना चाहती हैं, वी एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करेंगे। बट ओनली व्हेन वी कैन गिव समथिंग टू यू टू। लेकिन सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम भी आपको कुछ दे सकते हों। अनलेस यू टेक आवर गिफ्ट वी कैन नॉट टेक द थिंग्स यू हैव ब्रॉट फॉर अस। अगर आपने हमारा गिफ्ट नहीं लिया तो आप जो चीज़ें हमारे लिए लेकर आई हैं, हम वो चीज़ें नहीं ले सकते। आई वॉज शॉक्ड, एम्बेरस्ड एंड हम्बल्ड। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो शॉक थी, शर्मिंदा भी थी और हम्बल्ड भी थी। नथिंग इन माई एक्सपीरियंस हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस। उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। The usual pattern is for people to express gratitude when a charitable organization provides some assistance. Usual pattern, लोग अपना gratitude show करते हैं, धन्यवाद करते हैं जब कोई charitable organization उनको help करती हैं। I have come across complaints too. उन्होंने कई लोगों से कंप्लेंट्स भी सुनी है, शिकायतें भी सुनी हैं। व्हेन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स देन वी हेल्प सॉल्व वन ऑफ देम। जब किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और हम अगर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं, इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द रेसिपिएंट्स ऑफ आवर हेल्प टू ग्रम्बल अबाउट व्हाट हैज़ नॉट बीन डन। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, रेसिपिएंट्स क्या करते हैं कि वो चुगली करते हैं, आपस में छोटी छोटी बातें करते हैं। ग्रम्बल मतलब चुगली करना, कि क्या क्या नहीं हुआ है। अगर वो एक भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो नहीं हुआ है उसके बारे में चुगली करते हुए उन्होंने सुना है। रैदर देन शो ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। इसके बजाय, इसके अलावा वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते कि उन्हें क्या मिल गया है या उन्होंने क्या पा लिया है। आई हैव टेकन ऑल दिस इन माई स्ट्राइड, फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन गिविंग नॉट इन द रिस्पॉन्सेज। और उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में देने में कुछ देने की भलाई सीखी है, और ना ही उन्होंने रिस्पॉन्सेज से कभी कुछ लिया है। Here in the Sahyadri forest was an old man, a tribal with no schooling, practicing a highly principled philosophy of life. यहाँ पर जब वो सह्याद्री फॉरेस्ट एरिया में आई थी तो उन्हें एक ट्राइबल ओल्ड मैन मिले जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, और वो एक प्रिंसिपल्ड फिलोसॉफी लाइफ की अपना रहे हैं। व्हेन गिव व्हेन यू टेक, तभी दो जब आपको लेना हो। डू नॉट टेक विदाउट गिविंग। हम अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो हमें उनसे कुछ लेना भी नहीं चाहिए। आई स्माइल्ड एंड ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट। और फिर सुधा मूर्ति ने स्माइल किया और उनके गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। द थंडप्पा रोज इवन फर्दर इन माई एस्टीम व्हेन ही रिमार्क्ड विद अ ट्विंकल, देयर इज़ अ ग्रेस इन एक्सेप्टिंग ऑल्सो।
तो थंडप्पा उनकी नज़रों में और भी ज़्यादा एस्टीम मतलब रिस्पेक्टफुल हो गए जब उन्होंने एक स्माइल के साथ उन्हें कहा कि एक्सेप्ट में मतलब किसी चीज़ को स्वीकारने में भी एक अलग ही खुशी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई हैव लेट यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर एंड बाय इट्स मीनिंग, लाइन टू लाइन मीनिंग. So students, you have to write these word meanings in your copy, and after this word meanings you have to do let's try exercises in your book and question answers in your copy.